Guys, in last days we discussed many rivers, but you know that कि जो भी रिवर्स हैं वो पूरे के पूरे भारत के एक सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ यह सोशल लाइफ को भी प्रभावित कर रही हैं। तो हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इन नदियों के बारे में, और केवल डिस्कस करने वाले हैं कि नदियों का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। दोस्तों, गंगा नदी का यह क्रम जो स्टार्ट होगा उसमें यह सबसे पहला लेक्चर होगा और यह केवल यह बताएगा कि गंगा रिवर का यह स्ट्रक्चर सबसे सरलतम स्ट्रक्चर है और हम आगे आने वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे और एक एक नदी के उद्गम स्थल को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें आज यह जानना है कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं और ये किस बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं, यानी दाएं हाथ की हैं या बाएं हाथ की नदियां हैं। और एक और बात करेंगे हम कि हम लोग बात करेंगे इन शहरों की जो पड़ रहे हैं गंगा नदी के किनारे। आज हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि हम लोग यह जान लें कि कौन कौन सी नदियां गंगा में मिल रही हैं और इसके साथ साथ ये किस तरफ की नदियां हैं, दाएं तरफ की नदियां हैं या बाएं तरफ की नदियां हैं। फिर इसके बाद हम कल जो लेकर आएंगे वह होगा कि गंगा की समग्र नदियां और उसके साथ साथ उनके उद्गम स्थल। फिर तीसरा पार्ट जो होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक नदी के रिवर सिस्टम के बारे में। मान लीजिए कि यह एक नदी सोन नदी मिलती है तो हम सोन का भी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे एक समग्र गंगा रिवर सिस्टम का। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों कि यह जो नदी है आपकी, यह नदी स्टार्ट होती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से और यहाँ से यह गंगा नदी बनकर बहाव ले लेती है। फिर देखेंगे आप कि यह उत्तर प्रदेश में एक नदी इससे रामगंगा नदी मिल जाती है। तो यह रामगंगा नदी आप देख रहे होंगे कि नदी फ्लो कर रही है, किस ओर फ्लो कर रही है, तो यह ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है। तो जब ईस्ट की ओर फ्लो करेगी तो यह जो ऊपर से नदी मिल रही है तो यह कौन सी बैंक की रिवर होगी, तो यह आपकी लेफ्ट बैंक की रिवर बन जाएगी, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। फिर आप देखिए कि आगे आप देखेंगे कि एक रिवर है घाघरा और घाघरा में भी मिल रही है आपकी शारदा। तो यानी घाघरा नदी बह रही है तो उसकी भी अगर देखा जाए तो यह राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी शारदा और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी राप्ती। और इसके बाद यह घाघरा नदी जब मिलेगी गंगा में तो यह भी उसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। तो जितनी भी नदियां ऊपर से मिल रही हैं ये सब की सब लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं और जो नदियां नीचे से मिलेंगी तो यह सब की सब राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आगे मिलने वाली नदियों में हम गंडक नदी, कोसी नदी को देख रहे हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिलती है आगे। तो यह क्षेत्र जो आपका दिखाया गया है यह बेसिकली बांग्लादेश का क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ से हम लोग फिर से आते हैं तो यहाँ पर एक नदी जो मिल रही है इसमें वह है आपकी यमुना रिवर। आप कहोगे इसे, यह आपकी यमुना नदी है और यमुना में भी कौन सी नदी मिल रही है, तो यह आपकी केन रिवर है, यह बेतवा रिवर है और यह चंबल रिवर है। तो आप अगर इस नदी को देखें तो इसका बहाव है गंगा की ओर और यह अगर ऐसे बह रही है तो इसका मतलब है ये जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी आपकी यह भी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, बेतवा और केन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यमुना कुछ इस प्रकार बहेगी और इसमें मिलने वाली जो नदियां हैं आपकी केन, बेतवा, चंबल। तो इस तरीके से ये केन, बेतवा, चंबल मिलेंगी तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी दोस्तों। अब देखिए आप लोग, अब देखेंगे हम लोग कि केन में भी एक नदी मिल रही है, बान्नी रिवर। कौन सी नदी मिल रही है, बान्नी रिवर। तो यह नदी अगर इस तरह से मिल रही है तो आप देखिए कि यह आपकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, केन की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी बान्नी रिवर बन जाएगी दोस्तों।
अब हम लोग आगे चलेंगे कि एक नदी मिल रही है जिसे आप सोन नदी कहते हो। तो ये सोन नदी भी आपकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी होगी, गंगा की राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि यह राइट साइड से मिल रही है। गंगा का फ्लो इस दिशा में हो रहा है और यह इसका राइट साइड होगा, यह लेफ्ट साइड होगा। हम इसको यहाँ से लिख भी देते हैं, यह राइट यह लेफ्ट, तो यह राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी होगी सोन नदी। अब सोन में भी एक नदी मिलती है, तो यह किस प्रकार होगा, तो आप देखेंगे कि सोन नदी के दाएं साइड से यह नदी मिल रही है जिसे आप रिहंद नदी कहते हैं, और रिहंद नदी पे बने बांध को आप रिहंद बांध कहते हैं। और रिहंद बांध परियोजना कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। अब देखिए कि आगे यहाँ से एक ब्रांच जो निकलेगी उसे आप भागीरथी के नाम से पहले जानते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में जानते हैं। और इसके साथ साथ भागीरथी जो रिवर है वो आपकी उत्तराखंड में भी है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी रिवर निम्न में से किन राज्य में जानी जाती है, तो आपने बताया होगा कि यह भागीरथी रिवर बेसिकली पश्चिम बंगाल में जानी जाती है। गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ पर इसी इलाके में यह नदी निकलकर हुगली नदी आगे चल के इसके बाद यह चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर देखेंगे कि लास्टली एक डेल्टा फॉर्म करती है जिसे आप सुंदरवन का डेल्टा कहते हो। तो दोस्तों देखिए इसमें भी कई नदियां मिल रही हैं कि पहली नदी देखिए मयूराक्षी नदी मिल रही है। मयूराक्षी नदी अगर इसका फ्लो बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का है, और ये नदियां इस साइड से सब मिल रही हैं, और यह नदी जो हुगली है आकी वो ऐसे बह रही है। तो अब यहाँ से देखिए, अब हम डिसाइड करेंगे कि ये किस बैंक की ट्रिब्यूटरी होंगी। तो चूंकि फ्लो नीचे की ओर है और यह किधर से मिलेंगी, तो यह आपकी राइट साइड से मिलेंगी नदियाँ। तो पहली राइट साइड से जो नदी मिलती है उसे आप मयूराक्षी नदी कहते हो, मयूराक्षी नदी। दूसरी नदी जो मिलने वाली है उसे आप दामोदर नदी कह रहे हो। कौन सी नदी बेटा, दामोदर नदी। फिर तीसरी नदी जो मिलने वाली है उसे आप हल्दी रिवर कह रहे हो, और हल्दी रिवर के साथ साथ हल्दी की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसे आप कसाई रिवर कहते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा है कि यह जो ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली ये किस बैंक से मिलती हैं, किस साइड से मिलती हैं। हमें केवल यह उद्देश्य था कि इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की और किन किन क्षेत्रों से आकर मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे, और इसके बाद ये सब का सब लास्टली डेल्टा फॉर्म होने वाला है। और डेल्टा फॉर्म जब हुगली नदी करेगी तो यह सुंदरवन का डेल्टा बनता है, और सुंदरवन का डेल्टा बनने के साथ साथ सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पड़ता है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग गंगा नदी के किनारे जो स्थान पड़ते हैं उन स्थानों को भी हम लोग जान लें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके साथ साथ यह भी जान लें कि इन स्थानों की क्या विशेषताएं हैं और ये स्थान कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, मैथोलॉजिकल रूप से और इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल रूप से। दोनों ही तरह से हम लोग इन स्थानों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग पूरी की पूरी नदियों की बात करने वाले हैं, तो बेसिकली आप हमारे साथ एक क्रम से जुड़े रहें ताकि हम लोग पूरी की पूरी नदियों का स्लोली अध्ययन कर पाएं और इसके साथ साथ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार हो। तो दोस्तों आइए ले चलता हूं मैं आपको इन जो भी स्थान पड़ रहे हैं इन स्थानों का सैर करवाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एक नदी जो निकल रही है आपकी, वह निकल कहाँ से रही है, गंगोत्री से निकल रही है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है आपका, गंगोत्री आपका पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है। गंगोत्री स्थान या गंगोत्री ग्लेशियर, इसे गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ से इसका एक मुख है और वह मुख कहा जाता है गोमुख। क्या कहा जाता है, गोमुख कहा जाता है। तो गोमुख से निकल जाती है ये नदियाँ, और इसे आप देखेंगे कि इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है बेटा, भागीरथी। जो नदी निकल रही है गोमुख से उसे आप भागीरथी रिवर कह रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरा ग्लेशियर पड़ता है जिसे आप सतोपंथ ग्लेशियर कहते हैं। तो इससे निकलती है आपकी अलकनंदा रिवर। कौन सी नदी निकलती है,
अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा नदी निकल कर यह भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। और जब भागीरथी नदी में यह मिलती कहाँ पर है, तो यह स्थान है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ब्लॉक है टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड का। तो यहाँ से यह नदी मिलेगी और फिर आगे इसका नाम गंगा बनेगा और गंगा बनकर यह आगे अपना बहाव करेगी। अब देखिए कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर यह उत्तरकाशी से निकलती है, और उत्तरकाशी से निकलती है इसका मतलब है कि हम उत्तरकाशी के विषय में जान लें। उत्तरकाशी दोस्तों आप जानते होंगे कि उत्तरकाशी एक जिला है बेसिकली, और ये जिला कहाँ पड़ता है, तो यह उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और आप देखेंगे कि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसे हम लोग उत्तर की काशी कहते हैं, काशी से इसकी तुलना कर देते हैं और इसलिए हम इसे उत्तर की काशी कह देते हैं। और दोस्तों क्या कहेंगे कि इसके साथ साथ हम इसको एक सौम्य काशी के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको शिव नगरी भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि अब हम अगले जो स्थान का डिस्कशन करने वाले हैं तो वह आएगा आपका देहरादून जिला। कौन सा आएगा, देहरादून जिला। देहरादून जिला कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। आप देखेंगे कि यह राजधानी कब बना उत्तराखंड की, तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकलकर अलग होता है। और जब ये उत्तर प्रदेश से निकला कब था, तो यह निकला था नवंबर 2000 में। और नवंबर 2000 में जब यह निकल जाता है तो यहाँ पर इसकी राजधानी बन जाती है देहरादून। अब आप देखेंगे कि देहरादून प्रसिद्ध किस लिए है, तो बेसिकली देहरादून में मुख्यालय पढ़ते हैं। और मुख्यालय कौन कौन से पढ़ेंगे देहरादून में, तो मुख्यालय पढ़ेंगे आपके कौन कौन से पढ़ेंगे, ONGC का, ONGC का मुख्यालय, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, तो इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्य संस्थान है, तो अन्य संस्थान कौन सा है, भारत सर्वेक्षण का, भारत सर्वेक्षण का संस्थान हो गया। फिर देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है दोस्तों। और इसके साथ क्या है यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर भारत पेट्रोलियम संस्थान है। और इसके साथ क्या है यहाँ पर भारतीय न्यूट्रिशन एकेडमी भी है। तो इस तरीके से यह देहरादून की विशेषताएं हो जाती हैं आपकी। अब देखिए कि एक स्थान यहाँ पर पड़ता है जिसे आप ऋषिकेश कहते हैं। और ऋषिकेश जानते हैं कि यहाँ पर गंगा नदी में कुंभ में एक मेला आयोजित किया जाता है, और इसके साथ साथ कुंभ में स्नान भी किया जाता है। कुंभ प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह जो क्रम स्टार्ट होता है बेसिकली, यह 4 कुंभ जो कि हैं आपके ऋषिकेश, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 कुंभों में से एक शेड्यूल चलता है आपका कि ये 1, 2, 3 और 4, तो इनके बीच जो डिस्टेंस रहता है वो 3 साल का रहता है, 3 साल का रहेगा। तो अगर यहाँ पर एक बार मना लिया गया तो 3 साल बाद दूसरे स्थान पर मनाया जाएगा, फिर इसके बाद तीसरे स्थान पर फिर 3 साल बाद, फिर चौथे स्थान पर फिर 3 साल बाद। तो इस तरह एक स्थान पर आते आते 12 वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरह प्रति 12 वर्ष में किसी स्थान पर यह पड़ने लगता है। फिर दोस्तों आप देखिए कि यह जो स्थान है बेसिकली, इसे आप केदारनाथ, इसके साथ साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ऋषिकेश को आप जानते हैं त्रिवेणी घाट के लिए आप जानते हैं बेसिकली, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए आप इसे जानते हैं। अब देखिए कि हम लोग इस देहरादून के अंदर पड़ने वाले इस ऋषिकेश की डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग हरिद्वार का डिस्कशन करेंगे, जहां से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों कि हरिद्वार में एक घाट है, और उस घाट को हर की पौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हर की पौड़ी कहा जाता है।
और ये हर की पौड़ी पर पवित्र दिनों में स्नान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों कि ये जो हर की पौड़ी है इसको बनवाया था विक्रमादित्य ने बनवाया था, और ये विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के स्मृति में बनवाया था। और इस गंगा की एक धारा निकाली गई है, एक छोटी सी धारा निकाली गई है, और उस छोटी सी धारा में यह हर की पौड़ी घाट बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक और कृत्रिम धारा निकाली गई है जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्म कुंड में ही लोग स्नान करते हैं, और स्नान करके ऐसा मैथोलॉजिकल रूप से मानते हैं कि इसमें नहाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों हम यह भी बात करते हैं कि कुंभ जो यह एक महापर्व मनाया जाता है, जिसे आप देखे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने 6 वर्ष में ही कुंभ मनाने का एक क्रम स्टार्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे कि ये जो कुंभ होते हैं बेसिकली, और इनके स्थान कैसे डिसाइड हुए, ऐसा माना जाता है पौराणिक रूप से कि ये जो स्थान जितने भी हैं यहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी। जब देवता अमृत को बचाकर भागे थे, अमृत को लेकर भागे थे, तो इन 4 जगहों पर उन्होंने अमृत के कलश रखे थे, और इसके साथ साथ यहाँ बूंद गिरी थी। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यह जो हर की पौड़ी है, तो हर की पौड़ी को बनवाया था विक्रमादित्य ने, लेकिन तो नामकरण कैसे हो गया, तो आप देखेंगे कि भर्तृहरि के पीछे हरि जुड़ा हुआ है। तो उस हरि से अगर यहाँ पर देखेंगे कि हरि है जो, ये पहले क्या जुड़ा था, यहाँ पर हरि जुड़ा था, और हरि से यह बन गया हर आकर, सामान्य बोलचाल में इसे हर कहने लगे। अब ये पौड़ी कहाँ से आया, तो पौड़ी पैड़ी से बना हुआ है। पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। क्या होता है, सीढ़ी। घाट की सीढ़ियां बनवाई थी विक्रमादित्य ने, और उन्हें पैड़ी कहा जाता था, और सामान्य बोलचाल में धीरे धीरे आते आते ये क्या हो गया, पौड़ी हो गया। तो इस तरीके से नाम मिल गया इसे हर की पौड़ी। अब देखिए दोस्तों कि हमने 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डिस्कशन कर लिए हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। अब बात करेंगे हम लोग कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा प्रवेश कर जाती है कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यह उत्तर प्रदेश का नॉर्थ में पड़ने वाला एक जिला है। फिर देखिए आगे दोस्तों कि यह जो फर्रुखाबाद है, इसकी स्थापना जो की थी वो नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी। किसने की थी दोस्तों, नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी। और ये नवाब मोहम्मद खां बंगस कहाँ था, तो यह मुगल सल्तनत के अंतर्गत कार्य कर रहा था, या कहें कि मुगल सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करके वहाँ राज्य करता था। और दोस्तों आप देखेंगे कि यह जो नामकरण हुआ है यह फारुखसियर के नाम पर हुआ है। फारुखसियर कौन था, फारुखसियर आपका एक मुगल था। क्या नाम था उसका, फारुखसियर नाम था। फिर देखेंगे आगे दोस्तों कि यह जो फर्रुखाबाद है यहाँ पर एक संकिसा नामक स्थान पड़ता है, और यह जो संकिसा नामक स्थान होगा यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरीके से हमने इस फर्रुखाबाद के विषय में भी जान लिया है। अब देखिए कि जो अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ने वाला है वो कन्नौज है, यानी अब जो गंगा नदी है फर्रुखाबाद से कन्नौज आ रही है। तो कन्नौज में आप देखेंगे कि कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र की नगरी के लिए, इत्र की नगरी के लिए। दोस्तों ये जो कन्नौज है यहाँ पर बेसिकली बहुत प्रकार के विश्व के महंगे महंगे इत्र बनाए जाते हैं। और जब इन महंगे इत्रों में एक इत्र की बात करते हैं जिसे आप कहेंगे अदर ऊद। अदर ऊद एक महंगा इत्र है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक इत्र बनाए जाते हैं दोस्तों। फिर देखेंगे हम लोग कि इस कानपुर की स्थापना की थी सचेंद्री राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी, हिंदू सिंह ने की थी दोस्तों। और इसके साथ इसका जो नाम था वो पूर्व नाम क्या था, कान्हपुर था। क्या नाम था, कान्हपुर नाम था इसका, कान्हपुर नाम था। यहाँ पर पढ़ते कौन कौन से स्थल हैं, तो यहाँ पर हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर CSE यूनिवर्सिटी पड़ती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या पड़ता है,
छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पड़ती है, आईआईटी पड़ता है, और इसके साथ साथ गंगा पर एक बैराज बना हुआ है, तो वो बैराज भी यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार से यह बेसिकली कानपुर का डिस्कशन हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे मंदिर भी यहाँ पर पड़ते हैं और चमड़ा उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे कि अगला शहर जो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आपका फतेहपुर। फतेहपुर, तो यह फतेहपुर रिलेट करता है वीपी सिंह से, जो कि आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे रिलेट करता है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर जन्म स्थली थी सोहन लाल द्विवेदी की जन्म स्थली थी। यह मुगल सल्तनत का एक केंद्र रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस फतेहपुर में बावनी इमली नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे कि ये ऋषि भृगु का स्थान भी था, और इसके साथ साथ वैदिक युग में इसे अंतरदेश कहा जाता था, और फिर इसके बाद इसे मध्य देश कहा जाने लगा था। और आज यह फतेहपुर बेसिकली इम्पोर्टेंस रखता है कि यह प्लेस जो पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, तो यह बेसिकली कानपुर और इलाहाबाद के बीच पड़ने वाला जिला है आपका। फिर देखते हैं कि आगे जो डिस्ट्रिक्ट आने वाला है वो कौन सा आएगा, इलाहाबाद। तो जो नदी है आपकी वो कहाँ से, फतेहपुर से इलाहाबाद जाती है दोस्तों। अब नाम बदलकर इसका प्रयागराज कर दिया गया है। और कि इलाहाबाद का अपना एक पौराणिक महत्व है, और इसका हमारे संस्कृति की दृष्टि से, हमारे इतिहास की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा महत्व देखने को मिलता है। यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ से लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया था। और आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर एक आवास बना हुआ है, और अब आवास संग्रहालय में बदल गया है, जिसे आप आनंद भवन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर पड़ने वाला है आपका इलाहाबाद का किला, जिसे बनवाया था अकबर ने। लेकिन और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, तो कौन से स्ट्रक्चर होंगे आपके, आप देखेंगे कि पहला स्ट्रक्चर आपका पड़ेगा अल्फ्रेड पार्क, जिससे आप संबंधित हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जहां पर स्वयं को गोली मारी थी, तो वह अल्फ्रेड पार्क आपका इलाहाबाद में पड़ता है। और क्या पड़ेगा दोस्तों, तो और यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क को दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि अल्फ्रेड पार्क को हम लोग कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि खुसरो पार्क पड़ने वाला है, या खुसरो बाग कहते हैं बेसिकली उसको, तो वह खुसरो बाग भी यहाँ पर पड़ता है। और यह जहांगीर था, जहांगीर अपना आराम का अड्डा बनाए हुए था, या कहें कि आराम का स्थल बनाए हुए था दोस्तों। तो इस तरीके से यह इलाहाबाद की या प्रयागराज की डिटेल हो जाती है दोस्तों। अगर इसे पौराणिक रूप से हम देखें तो इसे तीर्थ राज कहा जाता है, और यहाँ पर 6 वर्ष में कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि अगला जो आपका पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है मिर्जापुर क्षेत्र। और मिर्जापुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए कि अगला जो नगरी पड़ेगी बेसिकली वो पढ़ने वाली है बनारस, या आप कहते हो वाराणसी। तो वाराणसी को क्या क्या नाम से जानते हैं, काशी, या फिर कहेंगे बनारस। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वाराणसी को हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं और भारत की धार्मिक राजधानी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे पूर्ण ज्ञान की नगरी कहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ का टेम्पल भी है, और यहीं पर पास में एक सारनाथ नामक स्थान भी पड़ता है। और क्या पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पड़ता है आपका गंगा नदी में दशाश्वमेध घाट पड़ता है आपका। और यहाँ पर कुछ स्थान भी पड़ते हैं दोस्तों। तो स्थान कौन से पड़ेंगे, स्थान पड़ेगा आपका बीएचयू, या कहें कि संस्थान है आपका बीएचयू। और इसे बनाया किसने था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। और क्या पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पड़ता है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पड़ता है दोस्तों। और क्या पड़ता है, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके स्थान बहुत सारे हैं, और बहुत सारे स्थानों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बनारस में बेसिकली इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि शिव की नगरी और दीपों का शहर। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि अगला जो पाने वाला है क्षेत्र वो आएगा गाजीपुर। तो गाजीपुर जिला जो है आपका, गाजीपुर जिला आप जानते होंगे कि जब हम उत्तर प्रदेश के
पूर्वी भागों में जाते हैं तो गाजीपुर, बलिया और ऐसे बहुत सारे, बलिया के साथ साथ देवरिया आप देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ज़िले वहाँ पर पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो गाजीपुर जिला है बेसिकली इसे लहुरी काशी कहते हैं, यानी छोटी काशी कहते हैं दोस्तों इसको। और यहाँ पर कार्नवालिस का मकबरा बना हुआ है दोस्तों। और यह जो गाजीपुर है आपका, ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो यह बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। अब देखिए दोस्तों कि यह नदी आएगी और नदी आगे आ जाएगी बलिया में। बलिया में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से यह प्रवेश करती है? बिहार में। तो बिहार में प्रवेश करती है बलिया जिले से, और इसके बगल में बक्सर जिला पड़ रहा है, तो यानी बलिया जिले से यह बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार के किस जिले से यह प्रवेश करती है? तो यह बक्सर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों। अब देखेंगे कि यह बलिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह बलिया प्रसिद्ध है मंगल पांडे की जन्म स्थली के लिए। दोस्तों आप जानते हैं कि मंगल पांडे का रोल स्वतंत्रता संग्राम में अहम रहा है दोस्तों। और क्या यहाँ पर है? यहाँ पर बेटा आपका जो आपके पीएम थे चंद्रशेखर, उनकी जन्मस्थली भी यहीं पर है। यह जो बलिया है तो बलिया में आपका सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य भी अवस्थित है। फिर आगे देखिए कि यह जो बक्सर जिला है आपका, नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी और बक्सर जिले में चली जाएगी। तो बेसिकली जो बक्सर जिला है, ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों ये 1764 ईस्वी में हुई थी। यह क्षेत्र बेसिकली पूरे के पूरे बिहार में गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे व्याघ्रसर के नाम से हम लोग जाना करते थे। किस नाम से जानते थे? व्याघ्रसर के नाम से जानते थे। यह जो बक्सर है आपका, यहीं पर रामचंद्र जी ने राक्षसी ताड़का का वध किया था। किसका वध किया था? ताड़का का वध किया था। तो नदियाँ आगे जाती है और आगे जाकर आप देखेंगे कि यह भोजपुर से होती हुई सारण डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बेटा? आपकी सारण डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। अब सारण डिस्ट्रिक्ट के विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। यहाँ पर सोनपुर पशु मेला कहते हैं इसको। सोनपुर पशु मेला क्या कहेंगे? सोनपुर पशु मेला। तो यह सोनपुर पशु मेला बेसिकली प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध स्थान यहाँ का छपरा है, वो भी प्रसिद्ध है। यह सोनपुर मेला लगता कहाँ है? तो यह हाजीपुर के सामने लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यह सारण, जिसे सारण कहते हैं इसको, यहाँ पर सारण लिखा हुआ है लेकिन हम इसे सारण मानकर चलते हैं। यह सारण जिला है आपका। तो इस तरीके से यह जिला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे पटना के बारे में। यहाँ से यह जो नदी है घूमकर पटना डिस्ट्रिक्ट के साइड से होकर बहती है, या कहें कि आपका यह पटना डिस्ट्रिक्ट है तो इस यहाँ से यह रिवर फ्लो हो रही है। तो यानी ये पटना डिस्ट्रिक्ट से उत्तरी भाग से होकर बहती है रिवर। तो अब हम देखेंगे कि यह जो पटना है आपका, ये किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। जब आप देखेंगे कि शेरशाह का काल आता है तो शेरशाह इसका नाम बदल के पटना कर देता है दोस्तों। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका चावल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए। और किस लिए प्रसिद्ध है आपका? ये साल्ट पीटर के लिए प्रसिद्ध है। साल्ट पीटर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा नगर है आपका, सबसे बड़ा नगर। फिर आप देखेंगे वैशाली, ये वैशाली पड़ता है। वैशाली को दोस्तों पूरे के पूरे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। पहला गणराज्य, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, वैशाली को। और आप क्या जानते हैं कि गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश भी कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था दोस्तों। फिर देखिए आगे कि यह जो बेगूसराय आपका पड़ता है, तो बेगूसराय रिलेट करता है एक ऐसे साहित्यकार से जिसका नाम हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है, जिसे आप कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और ये बेगूसराय कहाँ पड़ेगा आपका? बिहार में पड़ेगा दोस्तों। फिर आगे हम देखेंगे कि अगला जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बंगाल के
अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी रहा है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो भागलपुर है आपका, तो ये भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये भागलपुर प्रसिद्ध है रेशम नगरी के रूप में जाना जाता है। इसको किस लिए जाना जाता है? रेशम नगरी के रूप में जाना जाता है भागलपुर को। भागलपुर पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर हजारद्वारी महल है जो कि बहुत फेमस महल है और या कहें कि बहुत बड़ी इमारत के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए कि आगे आ जाता है आपका कटिहार जिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी आपकी किस जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यानी बिहार के किस जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी? तो यह प्रवेश करेगी कटिहार जिले से। और यहाँ आप देखेंगे कि इधर पड़ रहा है आपका मुर्शिदाबाद जिला। तो अगर पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के किस जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो यह मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश कर लेती है दोस्तों। कि यहाँ कटिहार में नदी मिलती है आपकी, और नदी कौन सी मिलती है? आपकी कोसी नदी मिलती है। तो यहाँ पर एक संगम बनता है और उस संगम को त्रिमोहिनी संगम कहते हैं। यह जो कटिहार है आपका, यह बेसिकली गंगा, कोसी और इसके साथ साथ अंतिम जो आपकी महानंदा नदी पड़ती है, अभी बनी नहीं हुई है इस पे, तो महानंदा नदी भी यहाँ पर पड़ती है। और यह तीनों नदियों से घिरा हुआ आपका यह क्षेत्र है कटिहार। फिर आप देखेंगे कि यह मुर्शिदाबाद है दोस्तों। तो मुर्शिदाबाद का नाम किससे मिला था? यह मिला था मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां को जाना किस लिए जाता है? इतिहास में इसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है दोस्तों। यह बंगाल का दीवान बना था और 1717 ईस्वी में यह इस बंगाल, बिहार और इसके साथ साथ उड़ीसा, इन तीनों ही क्षेत्रों का नवाब बन गया था। तो आप देखेंगे कि इसी मुर्शिद कुली खां ने इसका नाम बदलकर अपने नाम पर कर दिया था मुर्शिदाबाद। फिर आप देखिए कि मुर्शिदाबाद से ये जो गंगा नदी है आपकी, ये दो धाराओं में बटती है। तो यह जो नीचे धारा आ रही है आपकी, ये हुगली रिवर की है, और सामने जो चली जाती है आपकी, तो यह चली जाती है पद्मा। तो यह जो यहाँ से आप देख लें, तो यह डिवाइडेशन है, यहाँ से सीमा लग रही है बांग्लादेश की। किसकी सीमा लग रही है दोस्तों? बांग्लादेश की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे पद्मा नाम से जाना जाएगा दोस्तों। और आगे एक क्वेश्चन फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा दोस्तों कि यह जो नदी है आपकी, ये किस प्रकार की नदी है? तो यह आपकी अंतरराष्ट्रीय नदी हो जाएगी गंगा नदी, क्योंकि ये भारत में भी बह रही है और बांग्लादेश में भी बह रही है दोस्तों। और क्या कहेंगे कि हुगली नदी किस नदी की एक शाखा है? तो हुगली नदी आपकी गंगा नदी की एक शाखा है दोस्तों। इसके बाद और देखेंगे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हुगली नदी कहाँ पर बहती है बेसिकली? तो हुगली नदी आपकी पश्चिम बंगाल में बहती है दोस्तों। तो यहाँ से हमने 4 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए कि यहाँ पर जो पहला जिला पड़ने वाला है, तो ये पड़ने वाला है आपका हुगली। तो ये जो हुगली स्थान है आपका, यह बेसिकली गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का गन्ना उगाया जाता है जिसे आप होगला के नाम से जानते हो दोस्तों। अब देखिए यह हावड़ा स्थान पड़ रहा है, तो यह हावड़ा ब्रिज आपने नाम सुना होगा, तो इसी हावड़ा स्थान पर बनता है और यह आपका कलकत्ता के अंतर्गत आता है। यह कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट है जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट के बगल में जुड़ते हुए पड़ता है। अब दोस्तों कलकत्ता के विषय में हम लोग को डिस्कशन करना होगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय है आपका, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। और इसके साथ साथ और क्या है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी है जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और दोस्तों क्या है, और यहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन भी है आपका। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में है। यहाँ पर विक्टोरिया महल है, फोर्ट विलियम है और इसके साथ साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है दोस्तों। तो इस तरीके से कलकत्ता के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। कलकत्ता पड़ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ के लोग रसगुल्ला बहुत खाते हैं दोस्तों। फिर देखिए आगे कि यह डिस्ट्रिक्ट अगला पड़ रहा है जिसे आप 24 परगना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं।
24 परगना, बेसिकली 24 परगना 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो 24 परगना साउथ पड़ता है यहाँ पर। तो बेसिकली 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से निकलकर यह नदी चली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल से कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाएगी दोस्तों। अब देखिए कि ये सुंदरवन, यहाँ पर जो है आपका सुंदरवन क्षेत्र जो है वो बेसिकली जाना जाता है डेल्टा के रूप में। तो हम इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं दोस्तों। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि फॉर्म किया जाता है गंगा नदी द्वारा। और क्या यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर हम इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। और क्या आप जानते हैं, और यह एक नेशनल पार्क है आपका दोस्तों, यह एक नेशनल पार्क भी है। और क्या है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है, क्योंकि सुंदरी वृक्ष होता है। और सुंदरी किस प्रकार का वृक्ष है, यह एक प्रकार का मैंग्रोव वन है। और क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है आपका। क्या पाया जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाएगा दोस्तों। और ये रॉयल बंगाल टाइगर पूरे के पूरे विश्व में केवल और केवल एक डेल्टा में पाया जाने वाला, यानी कहें कि एकमात्र ऐसा स्थान है जहां डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर को पाया जा रहा है। तो यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म होने के बाद यह नदी जो आपकी हुगली रिवर है, तो यह मिल जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज पूरे के पूरे रिवर तंत्र को डिस्कशन कर लिया है, रिवर तंत्र का। अब देखिए दोस्तों, यह जो रिवर सिस्टम का हमने डिस्कशन किया है, तो यह केवल इतना नहीं है कि हमने इतना ही डिस्कशन कर लिया। अब हम एक एक पार्ट को बांट कर भी पढ़ेंगे कि जैसे रामगंगा रिवर है तो रामगंगा नदी का पूरा तंत्र पढ़ेंगे, घाघरा रिवर है तो घाघरा का पूरा पढ़ेंगे, शारदा रिवर है शारदा का पूरा तंत्र पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों। और मुझे लगता है कि यह लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोगों को एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है, और मेरा भी अनुभव आपके साथ जुड़ता जा रहा है और बेहतरीन होता जा रहा है। तो दोस्तों, युग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं अनिकेत सिंह आपके लिए लाता रहूँगा बेहतरीन सामग्री, और बेहतरीन सामग्री के साथ साथ एक उचित दृष्टिकोण भी लाता रहूँगा, जिससे कि हम लोग एक बेहतर अप्रोच से तैयारी करते चलेंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।